हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग जो है इसके रेक्टिलिनियर मोशन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे आज, पार्ट नंबर 3। तो ऑलरेडी आपने इसके पहले के जो दो पार्ट्स हैं, जो दो वीडियोस हैं, आपने उसमें कुछ चीज़ें देख रखी हैं, जिसमें आप डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आप उसके बाद में वहाँ से रिलेटेड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, और आप उसके बाद एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड बातें भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखे हैं। और हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चंस क्यों लिख के रखते हैं, पहले से इसका पर्पस मैं आपको बता दूं। कोशिश ये होती है कि सबसे पहली बात ये वो क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मेरी इच्छा ये होती है कि ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो आप क्या करें, फटाफट से क्वेश्चंस देखें और फास्ट सॉल्व कर डालें। तो इससे ये होगा कि तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम क्वेश्चंस पहले से बोर्ड पे लिख दें और थोड़ा सा आप फटाफट से देखें उसे और सॉल्व करना शुरू भी कर दें, है ना। और दूसरी चीज, अगर मैं इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने जाऊंगा तो हर एक क्वेश्चन कम से कम 1-1 मिनट का समय, 1.5 मिनट का समय ले लेगा। उस 1 से 1.5 मिनट का समय को अगर हम लोग 5 या 10 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो बहुत बड़ा समय ले जाएगा। इसलिए कोशिश ये होती है कि हम लोग इस समय को बचाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे दें, जिससे कि आप बहुत अच्छे से जो है ये चीजें कर पाएं, है ना। तो अब आज का जो हमारा एजेंडा है मेन, वो ये है कि हम पहले तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लगभग आप देख सकते हैं मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ लिख रखे हैं। पहला एजेंडा है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी चीज ये है कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करेंगे, और उन्हें वेरियस मेथड से कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर पाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, यहां तक कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। और वीडियो में पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड जो है, इसके क्वेश्चंस 1, 2, 3 क्वेश्चन कुछ मैंने दिए थे पिछले वीडियो में। तो उसका एक क्वेश्चन था जिसके 3 पार्ट्स दिए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप जो आई बटन देख रहे हैं उस आई बटन में भी आपको लास्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन का पार्ट 2 आपको वहां देखने को मिल जाएगा। और एक चीज और, हमने क्या बोलते हैं, जो हमारा वीडियो नंबर 1 और 2 है, उसके अंदर हमने इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज का जो है पीडीएफ वहां पे आपको दे रखा है, लिंक दे रखी है। तो आप लिंक को क्लिक करें और आपको बहुत सारा मटेरियल जो है वो आपको वहां पे यूज करने के लिए मिल जाएगा। तो आप उस मटेरियल को सॉल्व करके थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर बताऊं तो उस मटेरियल के अंदर जो सेक्शन ए है वो इसी सब चीज से रिलेटेड है, यानी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। आप उस सेक्शन को, आप उस पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और उस सेक्शन को आप सॉल्व करके देखें, बड़ा मजा आएगा आपको। और दूसरी चीज आप ये भी करें कि जब आप उसको डाउनलोड करने जाएंगे, है ना, तो जस्ट ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप। क्योंकि क्या होगा, आप जब वो मटेरियल को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो एक मुझे मेल आएगा, जिससे कि मैं अगर उसे अलाउ करूंगा तभी आप वो मटेरियल ओपन कर पाएंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना क्लास, अपना नाम, आप कहां से बिलोंग करते हैं वो आप एक मैसेज करके व्हाट्सएप पे मुझे डाल दें, और फिर उसके बाद मैं आपको अलाउ कर दूंगा। वो मटेरियल आप देख पाएंगे, आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। और जिस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है वो यहाँ स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। हम लोग ये आपको दिखाई रहे हैं, यहाँ पे आपको कांटेक्ट करके एक नंबर लिखा आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो वो आपको दिख जाएगा। उससे फिर आप बहुत अच्छे से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये उस लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था, उसके पार्ट बी का आंसर है एवरेज स्पीड निकालनी थी, दैट वाज 3v1 v2.2 v1 प्लस v2, है ना। और फिर इसके बाद एक और उसका पार्ट था, उसमें एवरेज स्पीड 12v0/7 थी। ठीक है, तो ये जो 2 आंसर्स हैं ये लास्ट वीडियो को बिलोंग करते हैं। ये लास्ट वीडियो के 2 आंसर्स हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं। तो अब इसके आगे जो है मैं आपको कल का एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ ली थी, कल एक डिस्कवरी जो हमने कर ली थी उसके बारे में बता देता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने कल डिराइव की थी, दैट इज हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला कल हमने डिराइव किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आधा डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से चले और बाकी का आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से चले, तो उस दौरान जो उसकी एवरेज स्पीड होती है वो 2v1 v2/v1 प्लस v2 होती है। और ये इन दोनों केसेस में लगता है। देखो ये एक केस है, तो पहला आधा डिस्टेंस v1 से चला, दूसरा आधा डिस्टेंस v2 से चला। तो इस दौरान, इसके पूरे मोशन के दौरान
जो इसकी एवरेज स्पीड निकल के आई दैट इज 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी अब ये हाफ डिस्टेंस वाला किस्सा कहीं पे भी हो ये अप्लीकेबल होगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां जो इसकी एवरेज स्पीड है इस केस में, दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2, आप देखेंगे तो इन दोनों में क्या अंतर है। देखो ये दूसरा केस क्या है पता है क्या, ए से बी गया v1 स्पीड से और बी से वापस घर, जैसे होम से मार्केट गया और सेम रास्ते से मार्केट से वापस होम आ गया, होम से मार्केट, मार्केट से होम, सेम रास्ते से आया, तो उसकी भी एवरेज स्पीड, इस पे भी आप हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। पर ये जो फर्स्ट केस है इसमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड सेम आएंगी, क्योंकि ये ए से निकला, इस पोजीशन से निकला और बी पे पहुंच गया। पर अगर आप यहां देखेंगे तो ए से निकला बी पे गया और बी से निकल के वापस ए पे आ गया, तो इस केस के अंदर ये जो सेकंड वाला केस है आप देख सकते हो कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया है। अगर यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है इसका मतलब ये है कि यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा, पर एवरेज स्पीड फिर से यही रहेगी। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दोनों केसेस को समझो। सॉरी, एक केस में गया आधा डिस्टेंस चला, फिर नेक्स्ट आधा डिस्टेंस v1 v2 से चला। इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगी, दैट इज 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। और जो दूसरा केस है उसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखोगे तो a से b गया आधा डिस्टेंस मान लो और b से वापस a आया, सेम रास्ते से आया तो बाकी का आधा डिस्टेंस मान लो, पर a से निकल के b गया, b से वापस a पे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के साथ ही एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया जीरो, पर इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो उतनी होगी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये बात आपको समझनी होगी। तो यहां तक हमने ये सारी चीजें कर ली थी, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला निकल के आ गया था हाफ डिस्टेंस का। मेरे ख्याल से अभी वीडियो क्वालिटी थोड़ी ठीक आ रही होगी। अभी कैसा है, हम लोग बड़ा जूझ रहे हैं इस चीज से, क्योंकि वीडियो क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी उस तरह से नहीं मिल पा रही है जितनी हम चाहते हैं, उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू गेट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। खैर, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो जिस तरीके से हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक हाफ टाइम फॉर्मूला भी है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं, ये आएगा यहां से। अब पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आई होप आप में से कई लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले फिगर बनाओ, मैं बार बार कह रहा हूं फिजिक्स में एक आदत डाल लो, एक आदत डाल लो, जहां क्वेश्चन पढ़ो तुरंत फिगर बनाना शुरू करो। आपके पेन, आपका हाथ जो है वो तुरंत ही पेन की तरफ चले जाना चाहिए और आपका फिगर बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो जैसे पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी with a speed of v1 and then from b to a, यानी गया a से b, गया v1 स्पीड से और फिर वापस b से a आया v2 स्पीड से। तो यहां आप देख सकते हो b से वापस a आ गया विद द स्पीड v2। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने अभी अभी यही कॉन्सेप्ट आपको बताया है। पहले वो a से b गया, फिर वापस वो b से a आ गया, तो a से b जाना और वापस b से वापस a पे आ जाना। इसका मतलब ही यहां पे क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया है जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो भी हो गया है जीरो, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हो गया है जीरो। अगर आप इसकी एवरेज स्पीड देखना चाहोगे तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। कहां गया हमारा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, हाफ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। ए से बी गया, वापस बी से ए आ गया, हाफ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, 2v1v2 अपॉन में आ जाएगा v1 प्लस v2। हो सकता है कि थोड़ा डिस्टरबेंस आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ पे, बट क्या होता है देखो, सबके अपने अपने काम जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ आसपास करते रहते हैं लोग, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, बट ट्राई टू मैनेज दोस थिंग्स, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। फिर अब आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे सिर्फ मेरे बोलने पर तो यू विल फाइंड कि इट इज़ वेरी सिंपल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये हमने एवरेज स्पीड निकाल दी यहाँ से, डायरेक्ट फॉर्मूले में हमने वैल्यू डाल दी। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आपको हाफ डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप हाफ डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ओरली हो जाएंगे। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इट सेज। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम विद द स्पीड v1। अब यहां पे भी फिर से वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो आपको सबसे पहले एक फिगर बनाना है। मैं बार बार कह रहा हूं फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिगर्स। अगर आप क्वेश्चंस को फिगर में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम हो गए, अगर आप हर क्वेश्चन का फिगर बना पा रहे हो तो बहुत आसानी से, बहुत ही इजीली आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाओगे। देखो एक चीज और मेरी समझ लो
कभी भी ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका बहुत बड़ा एफर्ट नहीं लगता, सिर्फ एक चीज लगती है, वो है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो कॉन्सेप्ट समझते हुए आप कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको वो एक बार सॉल्व करने से बड़ा कॉन्फिडेंस देगा, और जब आप क्वेश्चन को दूसरी बार सॉल्व करोगे, तीसरी बार सॉल्व करोगे, यानी नए नए क्वेश्चंस को, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता जाएगा। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा अच्छा होता जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझें कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे फोकस करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको सबसे पहले फिजिक्स में फिगर बनाने हैं। अगर आप फिगर बना पाते हो तो देख लेना आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होती है चीजें कि उन्हें कॉन्सेप्ट्स तो पता होते हैं, पर परेशानी ये हो जाती है कि कॉन्सेप्ट्स पता होने के बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस यानी कई बार क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमने घर में तो कर लिया था या क्लास में तो कर लिया था, पर जब हम पेपर में सॉल्व करने गए तो हमसे सॉल्व ही नहीं हुआ। अरे ये कैसी बात हो गई? अब अगर आप पेपर में सॉल्व करने जा रहे हो तो आपसे सॉल्व कैसे नहीं होगा? अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो पेपर में सॉल्व नहीं होने वाली कंडीशन नहीं बनती। सिर्फ एक उसके पीछे रीजन हो सकता है, वो ये कि आप सही तरीके से क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। तो क्वेश्चन को समझना सही तरीके से तब प्रूव हो जाता है जब आप उसका सही फिगर बनाते हो। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन समझा है या नहीं समझा है ये आपको तुरंत ही पता चल जाएगा जब आप उसका फिगर बना पा रहे हो। देखो, क्वेश्चन के अंदर दी हुई एक एक बात अगर आप किसी फिगर में दिखा पा रहे हो, इसका मतलब आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो। और जो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ जाता है ना, वो स्टूडेंट बड़े आसानी से उस पर कॉन्सेप्ट लगा लेता है। फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट सीखना टफ पार्ट नहीं है, फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन समझना और उसका एक अच्छा फिगर बनाना ये टफ पार्ट है। फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट सीखना, सीरियसली बोल रहा हूं, टफ पार्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल, बट द ओनली थिंग विच इज डिफिकल्ट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहे हैं, इसको समझना ही अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप उसको सीख जाएं, क्वेश्चन को इंटरप्रीट करना सीख जाएं, क्वेश्चन से फिगर बनाना सीख जाएं, तो आपको मैं गारंटी देता हूं, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, दैट आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत मजे से, बहुत इंजॉय करके सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मेरी बात समझें, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करें कि हम कैसे क्वेश्चन से फिगर बनाएं। अब आगे जो बढ़ेंगे हम, तो एक और पॉइंट था वैसे मैं बोलना चाहता था, वो इसमें समझाऊंगा मैं। एक और बात है कि कुछ चीजें क्वेश्चन में डायरेक्ट दी होती हैं, जो हमें दिखती हैं, हम फिगर में बना देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, जो हमें समझनी होती हैं। तो दो केसेस हैं, एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ सीधा सीधा लैंग्वेज का फिगर, और एक तो उसमें लगी हुई हिडन बातों का फिगर में इंटरप्रिटेशन। अब देखो मैं बताता हूं हिडन बातें, जिससे मैं कह रहा था हिडन बातें जो है उन्हें इंटरप्रेट करना कैसे है। तो अब देखो यहां क्या लिख रहे हैं, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद द स्पीड v1। अब आपने ए से बी ये एक लेंथ बना दी, एक पाथ की, रास्ते की लंबाई बनाई है। ये जो रास्ते की लंबाई बनाई है, इसमें आधे टाइम तक जो है v1 स्पीड से चलता है। यानी अगर इसके पूरे मोशन का टाइम t है तो उसका आधा टाइम t/2 है। तो क्या मैं यहां बीच में बनाऊं इसको, जबकि ये तो मेरी पाथ लेंथ है ना, जबकि ये तो मेरी लेंथ है, पाथ यानी पाथ की लेंथ है, तो मैं इसको बीच में ले लूं। यानी आधे टाइम से, क्या आधा टाइम करने के बाद आधा डिस्टेंस चल लेगा वो? भाई पहले आधे टाइम के लिए v1 स्पीड है और फिर नेक्स्ट आधे टाइम के लिए v2 स्पीड है। क्या पहले आधे टाइम पे वो आधा डिस्टेंस चल लेगा? दोनों स्पीड्स अलग अलग हैं, डेफिनेटली नहीं चलेगा। कोई डिस्टेंस कम होगा, कोई डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड्स अलग अलग हैं। तो यहां आप देख सकते हो, ये जो है ये कुछ s1 डिस्टेंस हो गया, ये जो है ये कुछ s2 डिस्टेंस हो गया। इस s1 डिस्टेंस को चलने के लिए जो उसके पास स्पीड थी वो v1 थी, s2 को चलने के लिए जो स्पीड थी वो v2 थी, पर जो समय था वो t/2 और t/2 ही था। इस बात को कोशिश करें समझने की। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ हिडन बातें होती हैं जो हमें समझना होता है, और उन हिडन बातों को समझने के लिए आपको उस क्वेश्चन के सही इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। जैसे यहां पे आधे टाइम में डिस्टेंस जो चलेगा और नेक्स्ट आधे टाइम में जो डिस्टेंस चलेगा वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। एक तरह से इस क्वेश्चन में ये हिडन बात थी, आपको समझनी थी।
अब मुझे इस पार्ट के लिए निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगेन इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में आएगा टोटल टाइम। मैं ये समझ सकता हूं कि थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा होगा, थोड़ा आपको बार बार ठोकने की आवाजें आ रही होगी, कुछ ना कुछ आवाजें आ ही रही होंगी, बट आपको अगर पढ़ना है तो यू जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। वैसे भी वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपके लिए तो यूजफुल ये है कि आप पढ़ें, आप इस बात पे ध्यान दें। तो आप बिल्कुल भी उस तरफ फोकस ना करें, आपका सारा की सारा फोकस, आपका सारा की सारा कंसंट्रेशन इस जगह होना चाहिए, और दूसरी बात मेरी जो बोली हुई बातें हैं उसकी तरफ होना चाहिए। आप सारा फोकस करके यहां देखेंगे तो चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगी। अब यहां अगर आप देखेंगे तो अगेन कल एक और बात बताई थी कि जो आप एवरेज स्पीड निकालेंगे वो V1 और V2 की टर्म्स में ही होनी चाहिए, क्योंकि जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं आंसर भी उन्हीं की टर्म्स में होना चाहिए। तो अब यहां से अगर आप देखते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में अगर आप देखें तो टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट S1 प्लस S2 एंड द टोटल टाइम इज नथिंग बट T, बिकॉज T/2 एंड T/2 विल गिव यू T। बट क्या ये आपका डिजायर्ड आंसर है? ये आपका डिजायर्ड आंसर तो नहीं है। आपने तो अभी सिर्फ पता है क्या किया है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। आपको मैं इतना ज्यादा इन चीजों को स्लो क्यों बता रहा हूं, उसका एक पर्पस है, उसका एक रीजन है। ये इसीलिए मैं इतना स्लो बता रहा हूं क्योंकि अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट कोट किया है कि व्हाट आई नो टू फाइंड एवरेज स्पीड इज द एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखा है। अब आपको उस कॉन्सेप्ट के अंदर इन वेरिएबल्स को लाके फाइनल आंसर निकाल के दिखाना है। अब वो वेरिएबल्स लाना, वो वेरिएबल्स वहां तक आना एक अपने आप में टास्क है। तो आपको S1 को रिप्लेस करना है, आपको S2 को रिप्लेस करना है, और S1 इज नथिंग बट द डिस्टेंस। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज equal to distance upon time. Now you can use this relation to find S1. So S1 is equal to V1 into T/2. S1 is equal to V1 into T/2. Distance is speed into time. तो इस S1 डिस्टेंस के लिए स्पीड थी V1 और टाइम था T/2. Similarly you can write S2 is equal to V2 into T/2. S1 S2 आपको मिल गए। आप देख रहे हैं इसमें भी T है, नीचे भी T है, ये कट जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो कितना होगा, V1 इंटू T/2 प्लस V2 इंटू T/2 होल डिवाइडेड बाई T। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम 2 ले लो, नीचे आ जाएगा, ये T इस T के साथ कट जाएगा। यानी कि आपके पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा इट इज V1 प्लस V2/2। दिस इज द average speed for half time. This is the average speed for half time. ये हाफ टाइम का फॉर्मूला हो गया और वो जो था हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक है हाफ टाइम का, एक है हाफ डिस्टेंस का। हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हाफ टाइम का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का v1 प्लस v2/2। दिमाग में भर लो, दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को ठूस लो अच्छे से, और ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से खा लो, ठीक है। तो इसको अगर तुम अच्छे से समझ जाओ तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला जाए फॉर द हाफ ऑफ द टाइम the particle was moving with v1 speed and for the next half of the time it was moving with the speed v2. Find the average speed, that is nothing but v1 plus v2/2. Directly you can implement that formula for the half time. Okay, now आगे की बात अगर मैं करूं तो नेक्स्ट पार्ट में आप जाएं तो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगेन A to B ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। दिस इज A, दिस इज B ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट 1/3 टाइम। अब यहां पे 1/3 टाइम बोला है, यानी T/3 टाइम ले लो, टोटल टाइम T ले लो। ये 1/3 टाइम द स्पीड इज V1, लेट इट बी V1 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज S1। एंड फॉर द नेक्स्ट 2/3 टाइम यानी 2T/3 स्पीड डिस्टेंस इज S2 एंड स्पीड इज V2। ये लो, फाइंड द एवरेज स्पीड। वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम वही चीज है। आप चाहें तो फिर से इस पे लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट और वही का वही आपको वैसे ही कुछ मिलेगा। तो मैं आपको बहुत जल्दी से यहां बता देता हूं फटाफट से। जो S1 है वो V1 T/3 आ जाएगा और जो S2 है वो V2 इंटू 2T/3 आ जाएगा, ठीक है। S1 S2 की वैल्यू डालोगे तो मैं यहां इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। देखेंगे जरा। सो दिस इज एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, दैट इज S1 प्लस S2 एंड द टोटल टाइम इज T।
सो S1 की वैल्यू आप रख देंगे V1t/3 और प्लस आ जाएगा V2t और 2/3 और नीचे आ जाएगा t। एक t को कैंसिल कर देंगे आप, LCM आप 3 को ले लें तो आपको मिल जाएगा V1 प्लस 2V2 और अपॉन में आ जाएगा 3। सो दिस इज नथिंग बट द एवरेज स्पीड, ओके, फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। अगेन अगर आप सोचें तो पिछले जब से हमने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पढ़ी है तब से हमने एक ही कॉन्सेप्ट देखा था, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और हम हर जगह पे उसी को लगा रहे हैं। हम कोई नई चीज नहीं लगा रहे, जो भी लगा रहे एक ही चीज लगा रहे, बस उस एक चीज को लेकर ही हम चल रहे हैं। सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ हम उसी से सॉल्व कर रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल। नाउ इट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या लिखा है, पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v0। इसके लिए मुझे थोड़ी जगह की जरूरत है। मैं क्या करता हूं, पहले तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, तब तक आप क्या करेंगे, आप बैठेंगे और आप वेट करेंगे कि मैं सॉल्व कर दूं, है ना, और आप वेट करते रहेंगे कि भाई सर जब लिख देंगे सॉल्व कर देंगे सारा सोल्यूशन, हम फटाफट छाप लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये तो अच्छे बच्चे की कहीं से भी साइन नहीं है। एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो पता है क्या करता है, जैसे ही स्पेस मिलता है तुरंत फटाफट एक तरीका उसे सिखाया गया है, वो तरीके को लगा के क्रॉस चेक करना शुरू कर देता है कि सर ने तरीका बताया, चलो मैं फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू कर दूं। तो जो आप में से अच्छे बच्चे होंगे ऑटोमेटिकली मेरे बोलने से पहले सॉल्व करना शुरू कर चुके होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के आंसर्स आ गए हों या वो आंसर्स के बहुत पास हों, फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हों, इस तरीके की चीज भी हो सकती है। बट कंडीशन यह है कि वो स्टूडेंट, वो बच्चे अच्छे हों, ठीक है ना। तो अब आप अच्छे हैं कि नहीं, यू हैव टू प्रूव इट, ओके। चलो लेट इट बी। नाउ द पॉइंट ट्रैवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v0, लेट इट बी। भाई फिर से ले लो आप, एक a ले लो, एक b ले लो, ठीक है, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है उससे आधी दूरी यानी आप इसको s/2 और s/2 पहले तो 2 भाग में डिवाइड ही कर लो आप। तो ये जो आधी दूरी चला था वो v0 स्पीड से चला था। आधी दूरी चलने के लिए क्या टाइम भी आधा हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड्स अलग अलग हैं, टाइम भी कुछ अलग अलग होगा। तो आधी दूरी चलने का टाइम कुछ v1 कुछ हम t1 ले सकते हैं, पर डेफिनेटली टोटल टाइम का आधा नहीं ले सकते। ये बात आप समझें। फिर बोलता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। अब बात ऐसी आती है कि यहां जितना भी डिस्टेंस था रिमेनिंग यानी आधा डिस्टेंस था, और इसमें जो लगने वाला समय था लेट इट बी समथिंग t2, तो इस t2 में आधा टाइम यानी t2/2 आधा टाइम वो चला v1 स्पीड से, और बाकी का जो आधा टाइम था वो चला v2 स्पीड से, यानी t2/2 जो टाइम था। यहां से यहां का टाइम हमने t1 ले लिया, यहां से यहां का t2 ले लिया। तो बचे हुए आधे डिस्टेंस का जो समय था उसमें से आधा समय v1 से चला और बाकी का आधा समय v2 से चला। ये वाली बात एक और हो गई। भाई ये देख लो, ये बाकी का आधा डिस्टेंस है। इस आधे डिस्टेंस में जो टाइम लगने वाला था उस टाइम का आधा टाइम v1 स्पीड से चला और बाकी का आधा टाइम v2 स्पीड से चला। तो आपको पता है कि यहां पे हाफ टाइम का फॉर्मूला लग सकता है, यहां पे हाफ टाइम का फॉर्मूला लग सकता है, यानी इस पाथ के लिए एवरेज स्पीड जो होगी वो हाफ टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2/2। तो आप एक चीज समझ सकते हैं, अब ये हमारे पास इस पूरे पाथ की एवरेज स्पीड आ गई। अब मैं फिर से अगर इस फिगर को ड्रॉ कर दूं तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये आधा डिस्टेंस v0 से चला और बाकी का आधा डिस्टेंस v' से चला, यानी आधा डिस्टेंस v0 से, आधा डिस्टेंस v' से। अब पूरे के लिए क्या लगाओगे, हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। नाउ बाय हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो एवरेज स्पीड विल बी व्हाट, 2v0 v' upon v0 plus v'. But what is the value of v'? Just put it here. So average speed for the total path is nothing but 2v0, v' is nothing but v1 plus v2/2 and whole divided by v0 plus v1 plus v2/2.
अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से इस 2 को काट दें, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 2 को ऊपर भी भेज दें, तो ये बन जाएगा आपके पास 2v0 इंटू v1 प्लस v2 और होल डिवाइडेड बाय 2v0 प्लस v1 प्लस v2. दिस इज नथिंग बट द एवरेज स्पीड. इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. जिसको ये बात समझ में नहीं आई है थोड़ा पीछे जाओ, फिर से देखो, बड़ा मजा आएगा. सिंपल चीज है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से समझ जाओगे. टोटल डिस्टेंस के पहले आधे आधे 2 डिस्टेंसेस कर लिए, बाकी के आधे डिस्टेंस का जो समय था उसका आधा टाइम v1 से चला, बाकी का आधा टाइम v2 से चला, और फिर उसके हिसाब से उसकी एवरेज स्पीड हाफ टाइम के लिए निकल गई, और फिर वही एवरेज स्पीड लेके हमने टोटल डिस्टेंस के लिए हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, जिससे हमें एक एवरेज स्पीड फिर से मिल गई. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और बहुत आसानी से इसका आंसर भी हमें मिल गया. तो अब हमारे इस वीडियो में जो हमारा अगला टारगेट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो हमें बोल रहा है कि भाई अब हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, है ना. फिर एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हम इन सब की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को भी कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो आई होप ये आपने लिख लिया होगा, सो आई शुड रब इट. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो ये है क्या. पहली बात भाई, व्हाट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के चेंज के साथ आती है, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज द टर्म विच इज डिफाइंड फॉर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जब देखो, जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो वेलोसिटी होती है, पर जब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो एक्सेलरेशन होता है. हमें चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को देखना है, तो अब हम यहां पे सबसे पहले एक्सेलरेशन को डिफाइन करें. सो इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. So हम सबसे पहले define करेंगे average acceleration. Average acceleration is equals to the total change in velocity upon total time. So average acceleration is nothing but change in the velocity, that is delta v upon delta t, that is v2 minus v1 upon t2 minus t1. So ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है, ये दो वेलोसिटीज के चेंज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, यानी समय के साथ जब हम वेलोसिटी के चेंज को देखते हैं तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है. जब हम समय के साथ वेलोसिटी के चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीज एक्सेलरेशन कहलाती है. तो हम अभी चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. और जब ये जो t2 माइनस t1 है, ये t2 माइनस t1 डेल्टा t होता है, दैट इज लार्ज चेंज नहीं बोल सकते, लार्ज टाइम इंटरवल बोल दीजिए, लार्ज टाइम इंटरवल. जब ये डेल्टा टी लार्ज टाइम इंटरवल होता है तो इस डेल्टा टी के अंदर जो वेलोसिटी का चेंज है जब हम उसको देखते हैं तो दैट इज डेल्टा वी, और दो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो होता है दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन. एक बात और समझें कि एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं जिसके पास, ठीक है. तो हम उसके बारे में वैसे तो बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम एवरेज वैल्यूज की बात कर रहे हैं. तो अब हम यहां से आगे बढ़े अगर, तो यहां से आगे हमें सिर्फ दो वैल्यूज वेलोसिटी की लेनी है और उसका टाइम देखना है. तो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक एवरेज एक्सेलरेशन होगा. मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझा दूं. इफ कार
changes its velocity from 2 meter per second to 5 meter per second in 10 seconds. Find the average acceleration. क्या बोला है? If the car changes its velocity from 2 meter per second to 5 meter per second in 10 seconds, find the average acceleration. अब 2 मीटर पर सेकेंड थी, 2 से क्या हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हो गई इन 10 सेकेंड. फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन. सो एवरेज एक्सेलरेशन इज व्हाट? इट इज v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t. यही है. तो आपको यहां से समझ में आता होगा कि पहले थी v1 थी 2 मीटर पर सेकेंड, v2 जो थी 5 हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. देखो वेलोसिटी बड़ी है, जो ये वेलोसिटी या फिर मैं इसको अभी कह दूं स्पीड जो है वो बड़ी है. अभी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करता, अभी से बोलता हूं मैग्नीट्यूड बड़ा है 2 से 5 हुआ है. एक और बात समझना, ये जो एक्सेलरेशन है, जब भी मैग्नीट्यूड स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो उस केस को, उस कंडीशन को एक्सेलरेशन कहते हैं. पर जब भी वो मैग्नीट्यूड कम होता है, यानी इससे उल्टा होता कि पहले 5 की स्पीड थी 2 की हो गई, 5 से 2 हो गई, उसको एक नया नाम दिया गया है, उसको एक दूसरा नाम दिया गया है, उसे कहते हैं डीसेलरेशन या रिटार्डेशन. यानी जब भी कभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा तो दैट विल बी द केस ऑफ डीसेलरेशन और रिटार्डेशन, और जब भी कभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो दैट इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन. तो देखो नाम अलग अलग है, काम एक है. कुछ भी करके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला समय के साथ, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला समय के साथ जो क्वांटिटी होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है. पर अगर चेंज में इंक्रीज है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, और अगर चेंज में डिक्रीज है तो डिसेलरेटेड मोशन है. बस आप इस बात को समझ लें, बस इस चीज को समझ लें. अब हम अगर इस बात को यहां पुट करें तो एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v2 माइनस v1 यानी 5 माइनस 2 बाई 10. तो यहां पे कितना आ गया आप देख सकते हैं, 5 माइनस 2 इज 3 बाई 10, यानी आपके पास 0.3 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका यूनिट होता है. मैं काम करता हूं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. भाई मीटर पर सेकेंड खुद वेलोसिटी का है, और अपॉन एक और सेकेंड आ गया तो मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. इसका डायमेंशन भी लिख देता हूं मैं. ये ऑलरेडी सब 11th के बच्चे ऑलरेडी इस समय तक डायमेंशन और यूनिट पढ़ चुके होते हैं. तो यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको लिख दो m0 L1 मीटर के कारण, और t का पावर नीचे इसलिए ऊपर जाके -2. ये चीज है. तो ये आ गया एक एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is decreasing with respect to time, समय के साथ वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है, दैट इज इफ, यहां जैसे हमने लिखा था वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड 10 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड. फाइंड एक्सेलरेशन. फाइंड, एक्चुअली इसको लिखूं मैं एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन. वैसे यहां लिखने की जरूरत नहीं है एवरेज, क्योंकि ये 10 इंटरवल 10 मीटर पर 10 सेकेंड एक बहुत बड़ा इंटरवल है. तो वॉट एवर यू विल गेट इट इज एवरेज एक्सेलरेशन. सो दिस एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब आप नोट करते चले साथ साथ मेरे, आपको ये सब लिखना है, ये सब आपको नोट डाउन करना है. एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगेन इट इज v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t. नाउ इन दिस केस व्हाट इज v2? भाई v2 यानी कम वाली हो गई, अब 2 हो गई, ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गई. v1 यानी बड़ी वाली हो गई, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड द टाइम इज डेल्टा t. कितने सेकेंड में हुआ है? वो 10 सेकेंड में हुआ है. तो आप यहां आ जाएंगे अगर, तो यहां आप देख पाएंगे कि यहां पे जो एवरेज एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है? v2 यानी 2 माइनस v1 यानी 10 अपॉन डेल्टा t इज 10, यानी माइनस ऑफ 8 बाई 10 यानी माइनस ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
अगर यहां आपको एवरेज एक्सेलरेशन माइनस ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज रिटार्डेशन और डिसलरेशन. इट इज रिटार्डेशन और डिसलरेशन, आप समझ दें. व्हेन, अगर हम डिफाइन करना चाहें रिटार्डेशन या डिसलरेशन को, यहां लिख लें, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, सारी चीजें आपको लिखनी है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज नोन एज retardation or deceleration. It is known as retardation or deceleration. Okay, so this is the basic concept behind the acceleration or retardation, you can say. ठीक है, this is the basic thing behind the acceleration. और अब हमारे पास जो अगली चीज है, इन्हीं चीजों को हम अब इंस्टेंटेनियस पढ़ना चाहेंगे. स्पीड इंस्टेंटेनियस देखेंगे, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस देखेंगे और एक्सेलरेशन भी इंस्टेंटेनियस देखेंगे. इंस्टेंटेनियस बहुत सिंपल चीज है यार, समझने की कोशिश करेंगे. तो डेल्टा टी, यहां एवरेज क्यों कहा? डेल्टा टी बहुत बड़ा. जब मैं टाइम के इंटरवल को बहुत बड़ा लूंगा तो उतने बड़े इंटरवल के चेंज को जब मैं देखूंगा तो मुझे जो मिलेगी वो एवरेज वैल्यू मिलेगी. पर अगर मैं उस टाइम के इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं, इतना छोटा कि जो निग्लिजिबली स्मॉल हो, जो लगभग टेंडिंग टू जीरो हो, मैंने एक चीज बताई थी, दिस डेल्टा रिप्रेजेंट लार्ज चेंज, दिस डेल्टा रिप्रेजेंट लार्ज चेंज एंड दिस डी रिप्रेजेंट वेरी 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 स्मॉल चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज. ये जो डेल्टा है और डी है, उसके बीच का अंतर ये है कि डेल्टा जो है वो बहुत बड़ा, किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बहुत बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जो डी है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बहुत छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करता है. और यहां पे अब हमें जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखनी है तो हमें ये बहुत छोटे चेंज को देखना होगा. जब हम अब डेल्टा टी को हम कह देंगे टेंडिंग टू जीरो. डेल्टा टी, ये जो एरो का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है टेंडिंग टू. टेंडिंग टू, देखो दो बातें हैं, एक डेल्टा टी इक्वल टू जीरो लिख दिया और एक लिख दिया डेल्टा टी एरो बना के टेंडिंग टू जीरो. दोनों में अंतर है कि नहीं? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग. डेल्टा टी एरो लगा के जीरो की तरफ कर दिया और डेल्टा टी इक्वल टू जीरो कर दिया. दोनों में फर्क है या नहीं? दोनों एक ही बातें हैं या अलग अलग बातें हैं? सोचो जरा, सोचो. डेल्टा टी टेंडिंग टू, इंग्लिश आनी चाहिए इसके लिए. टेंडिंग टू का मतलब द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो. The value of delta t is closest to zero but not equal to zero. When it is written like this, tending to zero, it means that this delta t is nothing but dt. थोड़ा समझने की कोशिश करो. डेल्टा t इक्वल टू जीरो लिख दिया तो इंटरवल ही जीरो हो गया. एक ही फिर इंटरवल नहीं रहा, यानी एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही है. डेल्टा टी जीरो का मतलब t2 माइनस t1 इक्वल टू जीरो, यानी t2 इक्वल टू t1 आ गया. इसका मतलब एक ही इंस्टेंट की बात हो रही है. जब एक ही इंस्टेंट की बात हो रही है तो यहां पे तो जो इंस्टेंट की बात हो रही है उस इंस्टेंट पे तो एक ही वैल्यू रह सकती है. भाई देखो, एक बात सोचो, एक बात सोचो, एक बात सोचो कि एक सेकंड के एक हजारवें भाग में, एक सेकंड के एक हजारवें भाग में अगर मैं कहता हूं कि मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड के एक हजारवें भाग में, सेकंड का हजारवा भाग, छोड़ो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, यानी एक सेकंड के 10वें भाग में, छोड़ो हजारवें भाग पे नहीं जाते, एक सेकंड के 10वें भाग पे अगर देखा जाए कि मेरी स्पीड एक सेकंड के 10वें भाग पे अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो क्या ये तुम कह सकते हो कि उसी 10वें भाग में सर आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड भी है? भाई एक इंस्टेंट पे मेरी तो एक ही स्पीड हो सकती है. तो वो जो छोटा सा इंस्टेंट मैं ले रहा हूं, अगर वो इंस्टेंट ये t2 और ये t1 है, ये दोनों इंस्टेंट्स एक ही हो गए, इक्वल हो गए,
यानी डेल्टा टी इंटरवल 0 हो गया, यानी एक ही इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो एक इंस्टेंट पे एक ही पर्टिकुलर वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जिस्ट करेगी। एक इंस्टेंट पे किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक इंस्टेंट पे एक वैल्यू। अब एक इंस्टेंट पे एक वैल्यू, एक इंस्टेंट पे एक वैल्यू, एक इंस्टेंट, तो हमें वो उस इंस्टेंट को अगर ढूंढना है तो हमें बहुत छोटा बना देना पड़ेगा इंटरवल। ये जो डेल्टा, जो हम बहुत लार्ज चेंज लिखते थे, उसे हमें वेरी 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 स्मॉल चेंज बना देना पड़ेगा। और वो इतना छोटा चेंज होगा कि ऑलमोस्ट चेंज निग्लिजिबल हो जाएगा, पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जीरो बोल दोगे तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए वो इतना छोटा चेंज होगा कि उस छोटे चेंज पे आने वाली वैल्यू, उस छोटे चेंज पे आने वाली फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। वो छोटा चेंज इतना छोटा होगा कि उस पे आने वाली वैल्यू को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी जहां जहां आपने डेल्टा लिखा था अब तक एवरेज लेते समय, जहां जहां आपने एवरेज लेते समय डेल्टा लिखा था, जहां जहां डेल्टा लिखा था, अब वो सारे डेल्टा किससे रिप्लेस हो जाएंगे? वो सारे डेल्टा छोटे डी, स्मॉल डी से रिप्लेस हो जाएंगे, स्मॉल डी से रिप्लेस हो जाएंगे, और सारे ही एवरेज वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो सारे ही एवरेज वैल्यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सारे डेल्टा छोटे डी से रिप्रेजेंट करेंगे और सारी एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि अब हम हर फिजिकल क्वांटिटी की, यानी कि एवरेज स्पीड की इंस्टेंटेनियस स्पीड बना देंगे, एवरेज वैल्यू की इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बना देंगे, और एवरेज एक्सेलरेशन का भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बना देंगे। तो अब आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि जो इंटरवल होगा, दैट डेल्टा टी विल नाउ बी टेंडिंग टू 0 एंड हेंस दिस डेल्टा टी विल कन्वर्ट टू बी dt. फॉर दिस डेल्टा टी टू बी dt, डेल्टा v विल बी dv. भाई जब डेल्टा टी छोटा हो गया, सोचो एक बात और एग्जांपल, हम यहां ही वाला ले लो। एक स्पीड है जो 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड होती है 10 सेकेंड में। इसका मतलब ही क्या हुआ? 2 से 5 यानी 3 का चेंज आया। कितने सेकेंड में चेंज आया? 10 सेकेंड। हर 10 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड वो स्पीड बढ़ती है। हर 10 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड वो स्पीड बढ़ती है। सोचो जरा, हर 10 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती है। हर 10 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती है, तो 1 सेकेंड में कितनी बढ़ी? 10 सेकेंड में 3 बढ़ती है, तो 1 सेकेंड में कितनी बढ़ी? 0.3। वही तो लिखा है यार, इसको पढ़ो जरा। ये क्या लिखा है पता है? 0.3 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आई? इट इज नथिंग बट 0.3 मीटर पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में 0.3 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ती है। हर 1 सेकेंड में 0.3 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती है। अगर मैं पूछूं कि 0.1 सेकेंड में कितनी बढ़ती है? हर 1 सेकेंड में 0.3 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती है, तो मैं ये कह दूं अगर कि 0.1 सेकेंड में कितनी बढ़ती है बताओ, तो इसका भी 10वां भाग यानी 0.03। 0.03 यानी आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी तो दिखता होगा, क्या पता नहीं यहां दिखता होगा, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो 0.03 इन 0.1 सेकेंड, 0.03 मीटर पर सेकेंड इन 0.1 सेकेंड। देखो जरा मैंने क्या लिखा है। आप फिर से इसके डेसिमल रिमूव कर दो इधर से इधर, तो फिर से वो आ जाएगा 0.3/1। यानी इसका मतलब सेकेंड के, ये सेकेंड का 10वां भाग हो गया ना भाई, सेकेंड के 10वें भाग में 0.03 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ रही है। सेकेंड, 1 सेकेंड में 0.3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, 10 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, 100 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही, 1000 सेकेंड में 300 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही। हो गया। जितना इंटरवल बड़ा करते जाओगे उतना एवरेज पे जाते जाओगे, जितना इंटरवल छोटा करते जाओगे उतने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पे आते जाओगे। ठीक है, तो अब एक बेसिक मुद्दे को समझें कि आपको हर जगह से डेल्टा को रिप्लेस करके छोटे डी बनाने हैं। मैं इसको मिटाता हूं। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होंगी उनके बारे में बात करेंगे। बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी।
ठीक है ना। तो अब मैं सबसे पहले पूरी इंस्टेंटेनियस फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एक बात जो इसमें से वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम उन वेक्टर क्वांटिटीज के डायरेक्शंस के भी ऊपर बात करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं पता होगा तब तक हम उसे प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यहां पे हम लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अब हम इंस्टेंटेनियस से डील करेंगे, ठीक है। when the time interval delta t tending to 0, इसका मतलब है डेल्टा टी, इसको पढ़ते कैसे हैं सर, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ठीक है, इसको पढ़ते इस तरीके से, ठीक है। when the time interval delta t is tending to 0, then this time interval becomes very very small, hence this delta is large change, this delta is large change can be replaced by d, that is very very small change, that is very very small change. Therefore for very small change, for very small change in time we get very small change in velocity, displacement and distance, ठीक है। तो जब टाइम का इंटरवल ही बहुत छोटा हो गया तो आपको वेलोसिटी के अंदर भी बहुत छोटा चेंज मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट में भी बहुत छोटा चेंज मिलेगा, या डिस्टेंस में भी बहुत छोटा चेंज मिलेगा। सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VNIST, ऐसा लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करना चाहेंगे, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी डेल्टा टी, यानी यहां पे एक चीज लिखी जाती है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। लिमिट यानी लिमिट मैथ्स में पढ़ोगे, जेई वाले पढ़ेंगे, नीट वाले नहीं पढ़ेंगे, बट सिर्फ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 पे ध्यान दो, लिमिट की इतनी कोई जरूरत नहीं है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। याद करो हमने एवरेज स्पीड के लिए लिखा था, एवरेज स्पीड के लिए डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखा था। अब हम इंस्टेंटेनियस में क्या लगा देंगे, डेल्टा टी, यानी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यानी ये बहुत छोटा हो गया। सो इट विल बिकम, डेल्टा विल बी रिप्लेस्ड बाय ds बाई dt। सो आपके पास अब अल्टीमेटली जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो आ गई सीधे सीधे ds बाई dt, ठीक है। अगेन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड है ये तो स्केलर ही रहेगी भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट आपको पता है, यूनिट जो होता है वो उसका मीटर पर सेकेंड होता है। डायमेंशन आपको पता है, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज m0 l1 t-1, ठीक है। तो ये हो गया, डायरेक्शन तो होता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए, तो ये एक बात हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बोलूं तो इसके बाद आती है एक हमारे पास जो टर्म आती है, एक्चुअली डेफिनेशन यहीं से है, इसको अगर आप देखें, इट इज रेट ऑफ चेंज
ऑफ डिस्टेंस with respect to time. This is rate of change of distance with respect to time, that is ds by dt. Okay, this is instantaneous speed. अब अगर मैं इसके बाद चाहूं तो मैं instantaneous velocity को डिफाइन कर दूं, that is instantaneous velocity. तो instantaneous velocity का मतलब ये मैं इस तरीके से लिख दूं, that is vector इंस्टेंटेनियस, और मैं इसके सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, v इंस्टेंटेनियस वेक्टर बिकॉज वेलोसिटी है ना, और मॉड लगा दिया, यानी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इसके मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो अगेन ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज वेलोसिटी, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट ओनली, है ना। स्पीड के समय पे जो आएगा वो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट है। तो नाउ दिस जस्ट रिप्लेस दिस डेल्टा दैट इज डी एस बाई डी टी। अब ये मैग्नीट्यूड है इसलिए मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, है ना, बट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वी इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या मॉड लगाना है मुझे तो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, डी एस बाई डी टी इसका मैग्नीट्यूड। अब टाइम का तो मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं आती क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का ही आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो ऊपर आप मॉड लगा दो, या आप सिंपल इसको सिर्फ डी एस बाई डी टी लिख सकते हो। कोई ये बोल सकता है कि सर ये और ये तो सेम दिखता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यस, एक्चुअली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और जो इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पे मैं मॉड लगा दूंगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई ds बाई डी टी इज नथिंग बट ds वेक्टर का मॉड बाई डी टी। आप ये चीज बहुत आसानी से हमेशा के लिए, इट इज ऑलवेज वैलिड, इट इज ऑलवेज। सुनो एक बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। आपको पता है, याद होगा कि एवरेज स्पीड का इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के साथ सिर्फ तब आता था, ओनली व्हेन, कब आता था भाई, ओनली व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन ओनली वन डायरेक्शन। जब ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, एक डायरेक्शन में चलेगा, यानी ऐसा चलेगा, तब अगर पार्टिकल ऐसा ऐसा चल रहा है तो यहां के लिए एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये केस के लिए ये था और स्ट्रेट लाइन के लिए केस ये था। फिर सर ये इंस्टेंटेनियस क्यों इक्वल है? देखो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत जबरदस्त चीज। हाँ, यहां का कवर कर रहे हैं हम लोग बोर्ड, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अब आप सोचो कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाला कोई ऑब्जेक्ट था, इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इस छोटे से लेंथ पे डिफाइन हुआ, v इंस्टेंटेनियस। ये छोटा सा इंस्टेंटेनियस स्पीड जो था ये इसके लिए डिफाइन हुआ, बहुत छोटे के लिए। अब एक था पार्टिकल, वो ऐसा चल रहा था, यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक ही पे दोनों बताता हूं, वेट, जस्ट वेट, मजा आएगा। एक पार्टिकल ऐसा चल रहा था, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी डिफाइन करनी थी, देखो मैं इतने पार्ट को लूंगा, छोटे से पार्ट को लूंगा, मुझे एवरेज डिफाइन करनी है तो मैं पूरा लूंगा, ये ए से बी का ले लूंगा, ठीक है, पर मुझे अभी डिफाइन क्या करनी है, इंस्टेंटेनियस, तो मैं छोटा सा पार्ट लूंगा क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल ले रहा हूं मैं, इसीलिए मुझे बहुत छोटा सा इंटरवल लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा पाथ लेना पड़ेगा, इतना छोटा सा पाथ। ये पाथ फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कैमरे पे दिखाने के लिए मैंने बहुत बनाया है बड़ा, पर जब मैं इंस्टेंटेनियस के डी को डिफाइन करता हूं तो समझ लो ऐसा होता है। दिख रहा है क्या ये वाला? ये दिख रहा है क्या? इट इज एज गुड एज अ पॉइंट, इट इज जस्ट इक्वल टू अ पॉइंट। अब इस पॉइंट में मुझे बताओ, क्या कर्व दिख रहा है, कर्व या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? बताओ, ये कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, कर्व है या स्ट्रेट लाइन है? सोचो, तुम इसे कर्व बोल सकते हो?
भाई जब भी कभी इस तरह कर्वीलिनियर मोशन होता है, कर्वीलिनियर होता है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं हो सकते। एवरेज स्पीड बड़ी होगी, एवरेज वेलोसिटी उससे छोटी होगी। पर जब भी स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। पर जब मैं इस कर्व पार्ट के एकदम छोटे वाले सेक्शन को लूंगा जिसपे मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिफाइन करूंगा, तो वो छोटा वाला सेक्शन यानी इस पॉइंट की तरह होगा। इसमें आपको कहीं कर्वीलिनियर मोशन दिखता है क्या? आपने बचपन में छोटे थे जब पढ़ रखा है कि वेरी स्मॉल आर्क इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम उतने छोटे आर्क की बात कर रहे हैं। ये डी लग जाने के बाद ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इट इज एज गुड एज अ पॉइंट। इट इज एज गुड एज अ पॉइंट। शायद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया हो। अगर ये पॉइंट ही है तो आप एक बात सोचो, अगर ये पॉइंट ही है तो यहां का ds यानी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, यानी यहां तो पॉइंट है, पॉइंट में कोई डायरेक्शन की बात आती है क्या? इतने छोटी लेंथ में कहीं डायरेक्शन है क्या? तो डायरेक्शन तो है नहीं, जो है वो लेंथ है। तो आप यहां कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया इस केस में। डिस्प्लेसमेंट का अपना खुद का कोई डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं है इतनी छोटे के लिए। पॉइंट का डायरेक्शन, किसी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, किसी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है। आपने मैथ्स में पढ़ रखा है, आपको यहां पे कोई मोशन चल रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन चल रहा है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ ऐसी उसके पास वेलोसिटी है, ये ऐसा जो है ये ऐसा घूम रहा है इस कर्व पे। अगर इस पॉइंट पे आपसे पूछा डायरेक्शन निकालो, क्या करोगे आप? सीधे एक टेंजेंट बना दोगे। आप पूछा जाए यहां पे आ गया भाई यहां पे डायरेक्शन बताओ, तो यहां क्या करोगे? यहां टेंजेंट बना दोगे। पूछेंगे यहां बनाओ तो यहां टेंजेंट बना दोगे। जहां पे भी डायरेक्शन चाहोगे वहां टेंजेंट बनाओगे। जैसे सोचो तुम ऐसे कार से कहीं ऐसे हिल्स पे चल रहे हो, अगर तुमसे पूछा जाए भाई आपकी कार है, कार से तुम जा रहे हो, इस कार का ये इस तरीके से कार जो है वो मोशन कर रही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। आपसे पूछा जाए कार जब ए पे होगी तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? आप क्या करोगे? बस टेंजेंट बना दोगे। फिर जब बी पे पहुंच जाओगे यानी यहां पहुंच जाओगे तो कार जब यहां पहुंच जाएगी तो यहां पे क्या करोगे? टेंजेंट बना दोगे। फिर सी पे पहुंच जाएगी तो यहां पे टेंजेंट बना दोगे। यानी किसी कर्वीलिनियर पार्ट पे अगर आपको डायरेक्शन उस इंस्टेंट का निकालना है तो आप क्या करोगे? सिर्फ उस इंस्टेंट का यानी उस पॉइंट के लिए आप क्या करोगे? एक एरो बना दोगे, टेंजेंट बना दोगे सीधे, वो आपको डायरेक्शन दे देगा। अब यहां पे तो डायरेक्शन है, पर हमें सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो मैंने कहा था स्पीड को हमेशा आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर करोगे, डिस्टेंस को हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कंपेयर करोगे। तो जब आपको कंपैरिजन करना है स्पीड और वेलोसिटी का, तो आप सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बात करोगे। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इतनी छोटी लेंथ के लिए, इतनी छोटी ds आप उसको ds को आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कह दो या आप उसको डिस्टेंस कह दो। क्या आप इस पॉइंट के लिए अलग अलग दो लेंथ निकाल सकते हो? इस पॉइंट के लिए देखो दिख भी नहीं रहा होगा। जैसे मेरे पास यहां से यहां जाने के लिए देखोगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्टेंस है। आई कैन डिफाइन इट बिकॉज आई कैन सी अ लार्ज डिस्टेंस, बट कैन यू सी अ लार्ज डिस्टेंस ओवर हियर? Actually you can't see. That's why you can say displacement का magnitude is equal to distance. Displacement का magnitude is equal to distance. तो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी ds वेक्टर का मॉड और बहुत छोटा डिस्टेंस यानी ds, और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो टाइम इंटरवल तो एक ही ऑब्जेक्ट चल रहा है तो टाइम तो सेम ही है, तो डिवाइड बाय dt कर दो, डिवाइड बाय dt कर दो, और यहां पे भी डिवाइड बाय dt कर दो। तो ये बन गई आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बन गई आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये बन गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड। यानी हमेशा जीवन में इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा वो चीज इक्वल होगी। आप यहां एक बहुत बड़ा नोट बना के लिख सकते हैं कि ऑलवेज 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 ऑलवेज, स्टार बना देना इसको, instantaneous speed will be equal to magnitude of instantaneous velocity always. This is always valid, always valid. और एवरेज कब इक्वल होती है वो बातें हम लोग पहले लिख चुके हैं। I'll move now for the next thing. अब यहां एक बात, स्पीड का डायरेक्शन तो होता नहीं, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो इंस्टेंटेनियस velocity is vector quantity. It has direction. Hence, to draw direction,
to find the direction of instantaneous velocity at any instant of time. At any instant of time, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं. Just draw a tangent at that point in the direction of motion. Just draw a tangent at that point in the direction of motion. So let us say this is a path. It is moving in this direction with the velocity v. So this is A, this is B, this is C. So I can draw. This is the direction of VA. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है. ये B लिख दिया तो यहाँ एक और बना दिया. ये ऐसा आएगा ना, ऐसा जाएगा ना, ऐसा जाएगा भाई. So this is VB. This is direction of instantaneous velocity and this is VC. ठीक है, this is direction, this VC is again direction. ठीक है, तो कोई पूछ सकता है सर फिर इसमें एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? हाँ, वो भी बता देंगे. मैं थोड़ा एक इसी तरह के फिगर को दूसरा बना रहा हूँ. ठीक है, उसी में दिख पाएगा नहीं तो मैं थोड़ा सा ऐसा अलग बना देता हूँ. ठीक है, इफ इट इज सम पॉइंट ए एंड इट इज सम पॉइंट सी, सो इससे यहां तक ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. एक काम करते हैं, रुको जरा, एक काम करते हैं. इधर वाला आपने लिख लिया होगा आई थिंक. इसको मिटाते हैं. इसको मिटा के ना बड़ा अच्छा बनाते हैं एक फिगर. उस फिगर में पहले हम लोग सिर्फ डायरेक्शन को समझते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है वो भी. हम सिर्फ डायरेक्शन को समझते हैं. ठीक है, ये कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है, रोड बना है ना. यहाँ ये है A, ये है B, ये है C. तो यहाँ जो इंस्टेंटेनियस ये जो एरोज है, ये जो मैंने एरो बना दिए, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ टेंजेंट्स एट पॉइंट्स A, B and C represents the direction of instantaneous velocity. ठीक है ना, ये एक हो गया. अब कोई बोलेगा एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is same as direction of displacement. ये जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट A से B का देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B. Also it is the direction of average velocity from A to B. ठीक है, और अगर B to C पूछें तो ये हो गया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम B to C. ठीक है क्या, यानी इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वही डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा. डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये हो गई डायरेक्शन को लेकर बात. ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो वैसे बड़ा हो गया है काफी. कितना मिनट हो गया है? 1 आवर हो गया है. तो हम लोग एक लास्ट टर्म को भी डिफाइन ही कर लेते हैं यहाँ, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज खत्म हो जाएगी हमारी सारी.
फिर हम अगले लेक्चर में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को समझ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी मज़ेदार बात है, इसको समझ लें, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम इसको डिफाइन करेंगे ए इंस्टेंटेनियस, अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी, यानी हम यहां फिर वही लगा दें, लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, दैट इज डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी, एंड एज दिस डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, दिस डेल्टा विल बिकम व्हाट, डीवी वेक्टर का मॉड अपॉन dt। यहां मैं ऊपर ही मॉड लगा रहा हूं क्योंकि टाइम को लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। नीड नॉट टू पुट दैट कंप्लीट मॉड। किसी किताब के अंदर आप ऐसा देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लिख दो, मुझे बताओ गलत क्या है। यहां dv वेक्टर का मॉड बाय dt लिख दूं, गलत क्या है भाई। टाइम में तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, स्केलर ही है वो, ठीक है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt। सिंपल, इसको ऐसा भी लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगाऊं ही ना तो इट इज सिंपल, इधर भी वेक्टर ना लगाऊं तो वेक्टर ना लगाऊं तो मॉड लेने की जरूरत ही नहीं। यहां से इसकी डेफिनेशन आई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां से इसकी डेफिनेशन आई है, ठीक है। ये थोड़ा मर्ज हो रहा है, इसको हटा ही देते हैं, इसका तो काम हो गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर था, मॉड था, ठीक है। अब कुछ बातें जो है, ये चीज जो हो गई हमारे पास, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए आने वाला चेंज, ठीक है। तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालें, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट्स तो अभी मैंने पिछली बार ही एवरेज में बताए थे, यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका भी डायमेंशन जो है वही m0 L1 t-2 है, ये भी चीजें आ गई। तो अब यहां एक बात समझ लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सिंपल ds बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज ds वेक्टर का मॉड बाई dt, या आप सिंपल इसको आप ds बाई dt भी लिख सकते हैं। यहां से दिखता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वली होते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डायरेक्टली यू कैन राइट dv बाई dt, और यू कैन राइट मॉड ऑफ dv वेक्टर बाई dt, और यू कैन सिंपली राइट मॉड ऑफ dv वेक्टर बाई dt, पूरा मॉड लगा के भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आ गई। दिस इज फॉर एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर वेलोसिटी एंड दिस इज फॉर स्पीड। इनकी एवरेज वैल्यूज फिर से एक बार लिख देता हूं, एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये दोनों हमेशा एक बात ध्यान रखें, ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड्स, है ना। और डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो टेंजेंट बना के निकालना है, ठीक है। और इसकी एवरेज स्पीड डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज डेल्टा एस वेक्टर बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब कोई बोल सकता है सर डेल्टा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डेल्टा एस इक्वल नहीं हो सकते क्या? हो सकते, जब स्ट्रेट लाइन में चले बस, अदरवाइज हमेशा डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बात समझे। तो इसमें रिलेशन अपने पास आ गया, डेल्टा एस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एस वेक्टर का मॉड। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन और आ गया कि एवरेज स्पीड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये रिलेशन भी आ गया, ठीक है। और यहां एक चीज आप लिख सकते हो कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओनली इफ particle travels along a straight line, particle travels along a straight line in only one direction, along a straight line in only one direction। बहुत बार लिख चुका हूं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। तो यहां ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पूरी डिफाइन हो गई,
कल इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इस बात को बड़ा अच्छे से ध्यान रखें, बार बार पढ़ें, बार बार समझें, इस बात पे ध्यान रखें थोड़ा ज़्यादा। कल आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने इसमें से कुछ समझा होगा। जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करके हमसे और डाउट्स पूछें और बातें पूछें, बड़ा मज़ा आएगा। पर्सनल टच भी आप हमसे बना सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप उसमें हमसे पर्सनली भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, lecture number 4 very soon. Thank you.